से या क्लोज आने से ये बीमारी फैलती है। सिर्फ बेसिक प्रिकॉशंस जो खांसते हुए मुंह के ऊपर हाथ रखना और ये जो प्रिकॉशंस हैं ये फॉलो करने चाहिए। भारत सरकार की ओर से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए टीबी के इलाज के बारे में? भारत सरकार ने WHO की मदद से रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया 1992 से लॉन्च किया है और इसमें सभी प्रदेशों में बराबर सेम सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे हम पंजाब लें या कश्मीर लें या हम केरला लें, सभी प्रदेशों में सेम दवाइयां सेम तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं और ये सभी दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, मुफ्त दी जाती हैं। क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है ये टीबी का इलाज? प्राइवेट डॉक्टर्स अगर चाहें तो ये दवाइयां उनके पास भी उपलब्ध कराई जाती हैं और मरीज चाहें तो प्राइवेट डॉक्टरों से भी ये दवाइयां ले सकते हैं। पर कुछ कॉस्ट का अंतर है, कुछ महंगी होंगी प्राइवेट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? अगर मरीज इलाज शुरू करने से पहले अपने आप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर कराता है तो उसके बाद ये दवाइयां उन प्राइवेट डॉक्टर्स को जो इस प्रोग्राम के तहत ट्रेंड हैं उनके पास हम इन दवाइयों के बॉक्सेस या ये दवाइयां रख सकते हैं और हमारा स्टाफ उनको जाके बाकायदा मॉनिटर करता है और ये दवाइयां वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। पर यदि अगर मरीज सीधे प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो वो बाहर से दवाइयां खरीदते हैं, उस स्टेज में ये दवाइयां काफी महंगी भी पड़ती हैं और मार्केट से लेनी पड़ती हैं। जी, आपने डॉट्स की बात की। डॉट्स के अंतर्गत मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है टीबी के मरीजों को? डॉट्स एक सिस्टम है, एक प्रणाली है इसके ट्रीटमेंट का जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी कहते हैं। इस प्रणाली द्वारा जो भी टीबी के मरीज डायग्नोस होते हैं उनको दवाइयां हमारे स्वास्थ्य वर्कर की निगरानी में दी जाती है। एक दिन छोड़कर पेशेंट को किसी भी डॉट साइट पे आना पड़ता है जो भी उसके घर के आसपास होता है, जिसमें सरकारी जगह भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है या उसका पड़ोसी भी हो सकता है, जिसके पास की हम वो दवाइयां रखते हैं और उस व्यक्ति को मरीज को वहां जाके दवाइयां लेनी होती हैं पानी के साथ और उसके बाद वो व्यक्ति जा सकता है वहां से। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो हमारी निगरानी के अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ले क्योंकि ये गारंटी शुदा रहे कि दवाई कि वो नियमित तौर पर दवाई ले रहे हैं। तौर पर दवाई जी। हमारे साथ एक टीबी के इलाज से जुड़ा सवाल लिए जुड़ रहे हैं हमारी कॉलर मोहिनी खुराना है चंडीगढ़ से। जी मोहिनी जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है आपका सवाल? जी, मेरा नाम मोहिनी खुराना है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरी सास की उम्र 65 साल है, वो कुछ दिन पहले ही गाँव से आई है। हमें लगता है कि उन्हें टीबी है। उन्हें टीबी है या नहीं, इसकी जांच कैसे कराएं और इसका इलाज करने कितना महंगा पड़ेगा? जी, ये जानना चाहते हैं कैसे जांच कराएं टीबी की बीमारी की अपनी सास की। यदि आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ में सभी जगह पर इंक्लूडिंग पीजीआई में, जनरल हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और जो मेजर डिस्पेंसरीज हैं जैसे मनीमाजरा में और पॉलीक्लिनिक 45 में, पॉलीक्लिनिक सेक्टर 22 में, सभी जगह टीबी की बीमारी के लिए इनिशियल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। अगर मरीज को खांसी है तो उसको अपनी बलगम की जांच करानी चाहिए और डिफरेंट डिस्पेंसरीज में ये जांच फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है और अगर उसमें ठीक आता है बलगम तो उसके बाद एक्सरे करवाया जा सकता है। जी मोहिनी जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का सही से जवाब मिल गया। आपको अपनी सास की तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद भी टीबी के इलाज पर चर्चा जारी रहेगी। चल लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे हेल्पलाइन कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर गर्ग से टीबी के इलाज पर चर्चा कर रहे थे, अब फिर से वही चर्चा जारी है। डॉक्टर गर्ग, टीबी के इलाज पर चर्चा कर रहे थे हम, डॉट्स की बात की हमने। अगर कोई व्यक्ति डॉट्स के अंतर्गत दवाई ले रहा है किसी शहर में और किसी कारणवश उसे वो शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है हमेशा के लिए, तो वो किस तरह कंटिन्यू कर सकता है अपना इलाज दूसरे शहर में जाके? ये आजकल बहुत समस्या है हमें इलाज करते हुए, तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा इस जो डॉट्स के अंतर्गत हम दवाइयां देते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को टीबी डायग्नोस करते हैं तो जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है और जिसके अंतर्गत हम सदा बेहतर इलाज की उम्मीद करते हैं, उसमें ये बॉक्स हम एक पेशेंट के नाम इशू कर देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि उस पेशेंट का इलाज बीच में रुकेगा नहीं और दवाइयों की कमी बीच में नहीं आएगी और ये दवाइयां उसी पेशेंट को मार्क हो जाती हैं और किसी अन्य पेशेंट के लिए यूज नहीं की जाती। तो इसके अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं। इनिशियल फेज में दवाइयां ज्यादा जल्दी लेनी पड़ती हैं और बाद में दवाइयां थोड़ी सी कम हो जाती हैं। सो ये एक ब्लिस्टर पैक्स होते हैं जो पेशेंट्स ने एक दिन की दवाई ये खानी होती है। तो ये एक दिन छोड़ के पेशेंट
किसी भी डॉट सेंटर पे या हॉस्पिटल में आके ये दवाई खा के चला जाता है जी। और उसके बाद ये दवाइयां जब कंटिन्यूएशन फीस शुरू होता है तो ये दवाइयां कम हो जाती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया 2 महीने ये और 4 महीने ये, करीब 6 महीने के करीब चलती है। और उसके बाद हम दोबारा उसका बलगम की जांच करके उसको क्योर डिक्लेयर करते हैं, तो ये दवाइयां सारी बंद की जाती हैं। पर ये प्रॉब्लम हमें बहुत आती है कि बहुत से मरीज जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आजकल माइग्रेशन बहुत कॉमन है, लोग दूसरे ट्रांसफर हो गया, नौकरी के तहत ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, इवन दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। तो इनके लिए एक हमारे प्रोग्राम में संविधान है कि हम ऐसे सब पेशेंट्स को ट्रांसफर आउट करते हैं, यानी कि हम जो बाकी बची हुई दवाइयां अपने पास रख लेते हैं और एक फॉर्म भर के देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सेम प्रोग्राम से काम चलता है और सेम दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो व्यक्ति जिस भी जगह जाता है, हम ये मानते हैं मानो वो बिहार में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, तो वहां पर अपने जो भी टीबी के अधिकारी हैं उनको जाके वो फॉर्म दिखाएगा, तो उसी स्टेज से उनका ट्रीटमेंट आगे शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी के लिए हम एक सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड पेशेंट को भी देते हैं और हम ईमेल द्वारा कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर है उसको भी इसकी जानकारी देते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम ट्रांसफर्ड आउट बोलते हैं। मरीज को कोई पैसा इसमें खर्चना नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि जहां वो ट्रीटमेंट खत्म करता है तो दूसरी जगह उसी स्टेज से ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू किया जाता है। जी, आपने बताया नियमित तौर पर लेनी चाहिए टीबी की दवाई। अगर बीच में कुछ 2-3 दिन का गैप आ जाता है तो क्या किया जा सकता है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इससे? ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। जो मरीज इसको अल्टरनेट डेज पे रेगुलरली लेते हैं हाँ जी, उसमें से 90% से ज्यादा व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति बीच में इलाज 2-4 दिन छोड़ के फिर ले लेते हैं, ऐसा देखा गया है, एक तो इन व्यक्तियों को दोबारा से टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दूसरा इन लोगों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस डेवलप होने के ज्यादा चांसेस। यानी अगर 2 दिन का गैप भी रख लिया बीच में तो भी चांसेस होते हैं 2 दिन के बाद फिर दवाई ले ली अगर। बिल्कुल, इसका मतलब जो कीटाणु जिसकी वजह से उनको टीबी थी, वो जो रूटीन की ड्रग्स हैं, जैसे हम इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, रिफेम्पिसिन देते हैं, इन दवाइयों को रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनको हमें सेकंड लाइन ट्रीटमेंट डालना पड़ता है। और वो दवाइयां बड़ी कॉस्टली होती हैं और लेस इफेक्टिव होती हैं। वो करीब 1.5 से 2 साल इलाज करना पड़ता है और उसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी पड़ती हैं और उसका कॉस्ट भी सरकार को करीब 1.5 लाख के करीब पड़ता है। करीब 1.5 लाख। और जो दूसरी ये साधारण दवाइयां हैं, इससे पहले जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, हाँ जी, फर्स्ट लाइन ड्रग्स इतनी साइड इफेक्ट्स वाली ड्रग्स नहीं होती और कंपैरेटिवली चीप होती हैं और ये कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं टीबी की बीमारी के इलाज से जुड़ा सवाल। ये अवनी शर्मा है शिमला से। जी अवनी जी, हेल्प लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर से जानना चाहती हूँ कि मेरे एक रिलेटिव थे जो जिनको टीबी की बीमारी थी और उन्होंने अपना रेगुलर ट्रीटमेंट भी लिया है, और मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें दोबारा भी टीबी की बीमारी हो सकती है? जी, यानी दोबारा भी हो सकती है एक बार ठीक होने के बाद? हाँ जी, टीबी की बीमारी ऐसा है जैसे किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। जो व्यक्ति टीबी से क्योर घोषित हो चुका है उसको दोबारा से उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है और बड़े रेयर केसेस में उसको रिलैप्स भी हो सकता है, यानी कि कुछ अगर माइक्रोबैक्टीरिया बॉडी में बचे हुए हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए तो उसको रिलैप्स कहते हैं, तो उसको रिलैप्स भी हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक बार हमने इलाज कराया तो दोबारा नहीं हो सकती। अगर हमें दोबारा से सिम्टम्स हैं या खांसी रहती है तो हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेट कराना। यानी अगर 8-9 महीने तक एक बार पूरा ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद भी टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब होते हैं? अगर उसके बाद भी दोबारा से इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। जी, टीबी की दवाइयों की आपने बात की, कुछ साइड इफेक्ट भी होता है इन दवाइयों का, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इन दवाइयों के कारण? इन सभी दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। लाइक सबसे कॉमन है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, हम जो इसमें देते हैं उससे कान थोड़े से कई बार हल्के हल्के बहरे लगते हैं। और जो दवाइयां हम रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजाइड देते हैं, इनसे यूजुअली भूख थोड़ी सी कम हो जाती है और बड़े रेयरली किसी पेशेंट्स को जॉन्डिस या पीलिया होने का डर रहता है। पर ऐसी सब चीजों के बारे में हम मरीज को बताते हैं और हमारे स्वास्थ्यकर्ता ड्यूरिंग डॉट्स वो इस चीज को सुपरवाइज करते हैं कि अगर ऐसा कोई सिम्टम्स हो तो वो ट्रीटमेंट को बीच में अल्टर करें। पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ 2 या 3% मरीजों में ऐसी मुश्किल आती है। 90% से ज्यादा केसेस आराम से टीबी की अगर जब दवाइयां लेनी बंद करते हैं तो क्या ये चले जाते हैं ये सिम्टम्स या फिर ये रहते हैं शरीर में? फिर ये खत्म हो जाते हैं, दवाइयां खत्म होने के बाद ये सिम्टम परसिस्ट नहीं करते। जी, बताया आपने कि टीबी की बीमारी कंटेजियस है, इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। तो जब ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं क्या उसके बाद भी ये फैलती है उस मरीज से ये बीमारी दूसरे लोगों में? ट्रीटमेंट शुरू होने के बड़ी जल्दी ही जो उसका स्पुटम है उसमें ये नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं
और करीबन 15 दिन के बाद ये पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। हम पहली जांच 2 महीने के बाद करते हैं और अगर उसमें माइकोबैक्टीरिया स्पुटम में नहीं पाए जाते तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस है और वो कम्युनिटी में आराम से किसी भी जगह बैठ सकता है। यानी करीब इलाज शुरू होने के कितने वक्त बाद तक? 2 महीने बाद तक? 2 महीने के बाद हम उसको पक्का जांच लेते हैं और यूजली 15 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्शियस होने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारे अभिषेक माथुर हैं जम्मू से। वो पूछना चाहते हैं टीबी से जुड़ा सवाल। जी अभिषेक जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि जी मुझे ना 2-3 हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या जी मुझे टीबी की शिकायत है? मैंने बचपन में वैसे मेरे बीसीजी के इंजेक्शन भी लगाए थे मेरे को। जी, बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया था इन्होंने। ये जानना चाहते हैं कि बीसीजी के इंजेक्शन से क्या इन्हें मतलब टीबी नहीं होगा? बचपन में लगवाया था, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दूं कि जो आपको 2-3 हफ्तों से खांसी है तो उसके लिए जरूर आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और टीबी का शक निकालना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी का मतलब है कि टीबी हो सकती है। और भी कारण हो सकते हैं पर आपको जांच करानी चाहिए। अब बीसीजी आपने बचपन में लगाया, ये बहुत अच्छी बात है, पर बीसीजी हमें ये नहीं बताता कि लाइफ लॉन्ग हमें टीबी से बचाव मिलेगा। बीसीजी हमें ये जरूर बताता है कि बचपन में जो सीरियस ट्यूबरकुलोसिस के केसेस होते हैं वो होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, पर सारी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की गारंटी नहीं होती, तो आपको मेरे हिसाब से अपनी जांच करानी चाहिए। जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा इन्होंने बीसीजी के बारे में। कोई वैक्सीन भी बनाई जा रही है टीबी से बचाव के लिए? आपने बात की दवाइयां दी जाती हैं, तो कोई वैक्सीन या कोई इंजेक्शन आने वाले वक्त में आ सकता है या अभी कोई मौजूद है टीबी से बचाव के लिए या कहें टीबी के इलाज के लिए? इसके लिए बहुत रिसर्च इज अंडर वे, पर ऐसा कहना मुश्किल है कि इन नियर फ्यूचर कोई ऐसा वैक्सीन आए जो टीबी के लिए हमें पूरी तरह से रोकथाम दे पाए। कुल मिलाकर टीबी से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? क्या करना चाहिए कि टीबी की बीमारी ना हो, इससे बचाव किया जा सके? टीबी की बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि टीबी को शुरू में एज अर्ली एज पॉसिबल इसको डायग्नोस किया जाए और इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जाए। दिस इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस। और इसके अलावा जो कफ एटिकेट्स हैं वो सारी कम्युनिटी को, हम सब लोगों को फॉलो करने चाहिए। अगर हम कहीं वेटिंग रूम्स में बैठे हैं, बसेस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो हमें अगर खांसी है तो हम अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के खांसे या अपने साथ रुमाल रखें और जिससे हम एक दूसरे में स्प्रेड रोकें। और इसके अलावा हमें जो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो करनी चाहिए, जैसे स्मोकिंग की हैबिट है वो हमें कम करनी चाहिए, और जिन लोगों को डायबिटीज है या HIV है तो उसके लिए प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर कुछ भी लक्षण दिखे टीबी का तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन। जी डॉक्टर गर्ग, आपका हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। यानी 2-3 हफ्तों तक लगातार खांसी होना, खांसी के साथ खून आना और बुखार रहना जैसे लक्षणों के दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुल मिलाकर टीबी की बीमारी लाइलाज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि टीबी की बीमारी के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप धवन, जिनसे हम शराब की लत और उसके कारण लिवर को होने वाले नुकसान पर चर्चा करेंगे।